औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान और स्पेशल टीवी के इश्तराक से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हम पिछले 2 साल से होम्योपैथी एंड सेहत के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर-नाज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों और उनके वजूहात और होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज के बारे में आपको रहनुमाई फ़राहम की जाती है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, होम्योपैथी और बच्चों की सेहत। आप जानते हैं कि बच्चों के जो इमराज़ हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको डायग्नोसिस जो है वो मुश्किल होती है, उनकी तशख़ीस मुश्किल से होती है। छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, शीरखार बच्चे, वो बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ख़ासकर 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं। तो फिर वो डॉक्टर ने ही तशख़ीस करनी है और उनको उस बीमारी से निजात दिलानी है, उनको रिलीफ़ देना है। तो क्या होम्योपैथी इसमें हमारा कहाँ तक साथ देती है? शीरखार बच्चों में होम्योपैथी किस हद तक कामयाब है? होम्योपैथिक अद्वियात बच्चों में किस हद तक कारगर हैं? तो आज हम इस बारे में रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के सीनियर तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम पहले इनका तारुफ करवाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और फिर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और आपको रहनुमाई फ़राहम करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले तो जनाब काजी सजाद साहब, आप सीनियर तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और पिछले 20 साल से कमोबेश रिटायरमेंट के बाद आप होम्योपैथिक अद्वियात से पाकिस्तान के गरीब आवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल CH पाकिस्तान, आप भी 20-25 साल से होम्योपैथिक अद्वियात से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और एक पूरी दस्तरस है आपके पास। हमारी बहन हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, फरजाना सबा हैं। आप पहले इन प्रोग्रामों में देख भी चुके हैं, हमारे साथ पहली नशिस्त है। माशाल्लाह सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तबीबा भी हैं और शहर लाहौर में, अंदरून शहर में ये पाकिस्तान के गरीब आवाम की होम्योपैथिक अद्वियात से खिदमत कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। काई साहब, आप माशाल्लाह हेड हैं, CH पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं आपसे शुरू करता हूं कि ये बच्चों का जो पेट दर्द है, ये क्या है? इसकी कोई सिम्टम बताएं, इसकी कुछ अलामात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पेशल टीवी का शुक्रिया और कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ के तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया कि जिनके इश्तराक से, ताउन से अवाम में एक आगाही पैदा की जा रही है ताकि वो बर वक्त अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का या फैमिली का कोई भी फ़र्द अगर बीमार हो तो वो रब्ता कर सकते हैं किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से, या जो पैनल में आते हैं अगर उनकी कोई बात उनके दिल पर लगती है उनको, तो उनसे भी वो रब्ता कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कि बच्चों में जो पेट दर्द होता है इसकी अलामात। बच्चे उसको हम ये कह सकते हैं कि 5 साल से पीछे पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक उनको हम बच्चे ही कहेंगे, लेकिन स्पेशली जो 3 साल से पीछे के होते हैं वो अपनी बात, या 2 साल से पीछे कम उम्र के बच्चे अपनी अलामात को बता नहीं सकते, सिवाय ये है कि वो रोते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनके रोने से बच्चे की वालदा भी अक्स करती है, नतीजा निकालती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। बाज़ का ये होता है कि बच्चे को भूख लगी हुई होती है, उससे भी रोता है, लेकिन वो माँ उसकी समझ जाती है कि बच्चा किस चीज़ का तकाजा कर रहा है। जब उसके पेट में दर्द होगा तो उसके रोने का अंदाज बड़ा, उसमें शिद्दत होगी। अगर उसको फीड दिया जाए तो वो नहीं लेगा। पेट दर्द
उसकी अलामात तो नहीं, मैं उसको आप ये कह सकते हैं कि उसकी वजूहत क्या होती हैं। अलामात तो दर्द हो रहा है ना, बच्चा तो नहीं बता सकता कि मेरे लेफ़्ट साइड पर हो रहा है, राइट पर हो रहा है, आगे मैं झुकता हूँ उसमें इजाफा होता है, ये क्या उसमें होता है। उसकी फीलिंग्स है ना, सिम्टम फीलिंग तो हमने देखना हाँ कि जी, सिम्टम क्या है। सिम्टम उसके ये है कि बच्चा जब तकलीफ़ होती है तो हाथ पाँव नेचुरली उसमें शिद्दत होती है, उसके रोने से पता चलता है कि उसमें तकलीफ़ ज़्यादा है। आम तौर पर ये होता है कि बच्चे को पेट में गैस वगैरह होती है, उस वजह से भी दर्द होते हैं आम तौर पर। फिर अगर बच्चे जब वो चीज़ें मुख्तलिफ उसके हाथों में दी जाती हैं, स्पेशली वो बच्चे जो माँ का फीड नहीं लेते, उनको फीडर दिया जाता है, वहाँ पर इन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाइजीनिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसमें वो सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वो जब बच्चा फीडर इस्तेमाल करता है उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स भी उसके पेट में चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है। और ऐसे बच्चों को आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो जो माँ का दूध होता है वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम है कि उसकी एज के साथ साथ उसमें तब्दीली आती रहती है। जो आर्टिफिशियल मिल्क होते हैं वो तो उनका एक स्टैंडर्ड है, वो तो चेंज नहीं होता बच्चे की एज के साथ साथ। गो के बनाने वालों ने, साइंटिस्ट ने उसमें कोशिश की है कि उसकी एज लिमिट को रखा जाए कि 6 माह तक ये दूध दें, 6 माह से लेकर आगे ये करें, लेकिन जो नेचर के साथ तो उसका कंपैरिजन करना भी मेरा ख्याल है हिमाकत ही होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि वो फिर इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाती है, गैस वगैरह पेट में होती है, जिसकी वजह से आम तौर पर पेट दर्द की। और अगर माँ का दूध ले रहे हैं तो उसमें एक चीज़ भी होता है कि उसकी माँ की डाइट क्या है, सही, उसके भी असरात उसके पेट दर्द पर जाते हैं। तो ये इसकी मोटी मोटी जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर वकील जावेद साहब। सर। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। डॉक्टर साहब ने सिम्टम बताए हैं, आप इसकी कॉजेज़ बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को। डॉक्टर साहब ने सिम्टम के वजूहात भी काफ़ी हद तक बता दी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ ऐड अप कर पाऊँ। चलें। अच्छा जी, कॉजेज़ की अगर बात करें तो दो टाइप की कॉजेज़ हो सकती है, एक तो इन्फेक्शियस कॉज हो सकती है और एक नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। थोड़ा सा मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। इन्फेक्शंस में ज़ाहिर है कुछ छोटी आंत का, बड़ी आंत का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत सारे इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो कॉजेज़ बनती हैं। या लीवर में कहीं इन्फेक्शन हो सकता है तो वो भी एक पेट की कॉज बनती है, कॉलिक की। अच्छा, कॉलिक हम इसे क्यों कहते हैं? ये ग्रीक वर्ड है, कॉलन से कॉलिक है, पेट के दर्द को उर्दू में तो हम, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कॉलिक कहेंगे। तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ में बाज़ुकात गैसेस का बनना, एसिडिटी का डेवलप होना, खुराक आप उस तरह की नहीं ले रहे हैं या एक तरह की ले रहे हैं, जैसे जंक फूड। खैर नौज़ायदा बच्चों में तो जंक फूड का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन जो हमारे यंगेस्ट जो टीन्स वाले हैं आजकल, बिल्कुल वो ऐसे। वाफर मकदार में ये जंक फूड ले रहे हैं, जो कि एसिडिटी और हार्टबर्न का मौजूद बनती है। और रिफ्लेक्शंस उनकी जो है रिफ्लेक्सेस होती हैं मैदे से ओसोफेगस वाले केनाल में, तो वो भी एक कॉज बनती है। अच्छा, जब दर्द मैदे के पास होगा तो ये बड़ी निशानी होगी कि ये छोटी आंत का मसला हो सकता है, कि मैदे के वारस में दर्द उठे तो छोटी आंत है, और अगर नेवल या नाफ के एरिया में हो तो वो बड़ी आंत को इंडिकेट करती हैं। सही। तो ये बड़ी बड़ी कॉजेज होगी। फिर बच्चों में पेट के कीड़े बाजुकात भी एक कॉज हो सकती हैं दर्द की। और लाइफस्टाइल जैसा मैंने कहा, खुराक आप एक तरह की ले रहे हैं, या नौज़ायदा बच्चों में वालदा जो खुराक है उसका भी असर होता है बच्चों की सेहत के ऊपर, कि वालदा ऐसी खुराकें ले रही हैं, जैसा गोभी हो गया, जो कि मतलब बादी चीज़ें वो बनती हैं वजह पेन के लिए। इसके अलावा बाजू का, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जो नौज़ायदा बच्चे हैं वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं कि शायद पेट में दर्द है, लेकिन वो पेट में दर्द नहीं होता। बेसिकली उनको भूख लगी होती है। अगर भूख है तो वो आप कोई खाना या दूध ऑफर करते हैं तो दूध ले लेते हैं। अगर पेट का दर्द होगा तो वो उससे इनकारी हो जाते हैं, वो दूध या वो खाना या वो फीड जो आप उनको रेगुलर दें वो लेने से इनकार कर देते हैं। बाज़ुकात चूँकि दांत निकलने का ज़माना आता है तो अगेन इन्फेक्शियस कॉज आती है। गंद बला बच्चा मुंह में डाल रहा होता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं मसूड़ों में भी और पेट में भी,
तो जाहिर है अल्टीमेटली जाके मोशन, असहाल और उल्टियाँ और इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इसकी बेसिक कॉजेज़ है। और खुदा न खास्ता कोई मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सिलसिला पैदा कर दी इसमें लीवर का मसला है या स्टमक का प्रॉब्लम है या स्मॉल इंटेस्टाइन है या बड़ी इंटेस्टाइन है, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और एक वजह जो डॉक्टर साहब ने उसको टच दिया था कि कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बाज़ का बच्चों में हो जाती है, जिसे इन्होंने बताया कि दूध की कंपनियां तो कोशिश करती हैं अपनी तई कि जनाब ये फार्मूला हमने 6 माह के बच्चे के लिए बना दी, ये साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन जो कुदरत है ज़ाहिर है वो अपना वजूद रखती है और उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसी कोई पोजीशन हो कि दूध की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, तो फिर पानी बहुत ज़्यादा पीना है बच्चे को, पानी, नमकीन पानी आपने पिलाना है ताकि वो उस फेज से निकल पाए। तो ये बड़ी बड़ी कॉजेज़ मेरे हिसाब से बनती हैं। तो जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा मैं स्टेप आगे करता हूँ। माशाल्लाह आप एक तो खातून हैं, आपने ये एक्सपीरियंस से गुजरी हुई हैं, बच्चों की पाला हुआ है। अगर बच्चे के पेट में गैस हो तो बच्चे को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? कौन से ऐसे तरीके हैं, कोई मेडिसिन है, कोई टोटके हैं कि बच्चा रिलैक्स हो जाए? छोटा बच्चा हो, साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बताएं। जी, जिन बच्चों की उम्र तकरीबन 2 से 3 माह होती है, उनमें ये गैस की और पेट दर्द की सूरत हाल पैदा हो जाती है और बच्चा उस टाइम रोता है, ज़ोर लगाता है, उसका उस दौरान पेट फूला हुआ और सख्त महसूस होता है। उन बच्चों की पेट की गैस को रिलीज़ करने के लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि उनको हल्की गरम मालिश की जाए हल्के हाथ से और उनको दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाई जाए। ये छोटे बच्चों के कैसे दिलवाई जाए? जैसे बच्चों को गोद में लेके उनको थोड़ा थपथपाते हैं, उस वजह से बच्चे को डकार आती है, उसकी गैस रिलीज होती है, बच्चा रिलैक्स हो जाता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। और तीसरा नंबर, उसको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाएं, जैसे बाईसाइकिल मूवमेंट है, टांगे चलाने वाली, उसको माँ करवाए। बाउल की मूवमेंट को हाँ जी, बाउल की मूवमेंट होनी चाहिए, इंटेस्टाइन्स मूवमेंट होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा लेटने की पोजीशन में होता है, वो चल फिर तो सकता नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि फीडर शीडर लेटे लेटे पिलाते हैं वो ठीक करते हैं? वो चलिए फीडर तो आप छोटे बच्चों को लिटा के ही पिलाएंगे, लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा बिठाएं अपने पास, अपनी गोद में, उसको थपथपाएं ताकि उसकी डकार वगैरह। माओ पर डिपेंड करता है, छोटे बच्चों को उठा के भी पिला सकती है, ये उठ जा चल भी माओ का प्रेशर बहुत होता है ना बच्चों के ऊपर। अच्छा जी। और चौथा नंबर, उसको कोई ऐसे कॉलिक ड्रॉप्स वगैरह दें अगर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ है। और अगर घरेलू टोटके की तरफ आएँ तो उनको सौंफ का पानी दें, ज़ीरे का पानी दें, और माँ खुद भी ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे बच्चे के पेट में गैस ज़्यादा ना बने। आलू, गोभी, ये चावल वगैरह माँ ना खाएं, ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें जैसे स्पाइसेस होते हैं वो ना लें, ताकि बच्चे को रिलैक्स रहे बच्चा, और सादा ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें माँ अगर समझती हैं कि उनकी खुराक की वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, साथ साथ ये थोड़ा सा और भी रहनुमाई करें कि ये आजकल मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि बच्चा पैदा होते ही फीडर लगा देते हैं। हाँ जी। ऐसा करना बेहतर है या माँ का दूध ही स्टार्ट किया जाए पहले, कम से कम 3-4 माह तक? जी, तकरीबन पहले दिन ही मैंने देखा लगाते हैं। जी, तकरीबन 6 माह तक बच्चे को माँ की फीड पे ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कुदरती अज्जा पाए जाते हैं। नहीं, अगर माँ के दूध पे होगा तो फिर तो ये जो आपने बताई है कॉलिक शॉलिक गैस तो होगी नहीं फिर तो। वो तो असल में माँ भी गलत चीज़ें खा रही होती हैं ज़्यादातर ना, माएँ जो हैं वो स्पाइसेस फूड खा रही होती हैं, जंक फूड खा रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में इस तरह की गैसेस का मामला हो जाता है। फिर ये डॉक्टर अकील साहब वाली बात है कि कुदरत तो बहरहाल है। हाँ जी। कि अगर आप कुदरत पे चलेंगे कि माँ भी अपना अपने आप को ख्याल करके खाना सिलेक्ट करके खाए और बच्चा माँ के फीड पे ही हो, तो फिर तो कुछ भी ना हो। कुरान में है कि फिर तो सारे मामला क्लियर, 2 साल बीमारियां हमारी वजह से ही पैदा हो रही है ना, लोगों की वजह से। जो आर्टिफिशियल कि हम पहले दिन बच्चे को पैदा हो उसी दिन ही दूध वो फीडर पहले दिन ही दे रहे हैं। हाँ जी। और वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर ऐड होते हैं दूध के अंदर, वो बच्चों को सूट नहीं करते। कुछ बच्चे उनसे एलर्जिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट को सूटेबल ना होने की वजह से पेट में दर्द होता है और गैसेस पैदा होती हैं। कुछ बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे डायरिया या दस्तों का शिकार हो जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, नींद तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, अब आपके पास आते हैं, आपका का भी माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, बच्चों की बात चूँकि चल रही है,
तो एक बच्चा रो रहा है, अब माँ या बाप जैसे आप गुजरे हुए हैं इन मराहल से, तो कैसे पता करेंगे, डिफाइन करेंगे कि बच्चा भूख से रो रहा है या किसी प्रॉब्लम से रो रहा है? देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा है कि आया बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है। अगर बच्चा भूख की वजह से रो रहा है तो उसमें अगर वो किसी और के पास है, जब उसको माँ उठाएगी ना, वो उस वक्त ही उसमें फ़र्क आ जाएगा, तो उसका रोना कम हो जाएगा। जब उसको फीड दिया जाएगा बच्चा खामोश हो जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे उसको सर दर्द है, कान में दर्द है, बच्चा बता नहीं सकता कि मुझे कान में दर्द है, मुझे गले में दर्द है, चेस्ट में, पेट में, किसी का दर्द, वो तो स्वयं रोता है बच्चा। सही। फिर वो फीड किसी किस्म का नहीं लेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि अब उसको भूख नहीं है, प्रॉब्लम हो बल्कि रहा है। उसको प्रॉब्लम है। तो ये आपका तो माशाल्लाह बड़ा सही तजर्बा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो तजर्बा है जी, ये अल्लाह का करम है। रहमतें दी हैं बच्चे। नेमतें रहमतें सब एक ही चीज़ हैं, सब उसकी तरफ से। तो उसमें ये है कि देखें, अभी बात हो रही थी कि जब बच्चे को फीड करवाया जाए, बात तजर्बे की हो रही थी, तो बच्चे का सर थोड़ा सा 60 के ज़ाविये एंगल पर हो, ऊपर हो थोड़ा सा। उसको फीड देने के बाद बच्चे को लिटाना नहीं चाहिए, 5-10 मिनट तक उसको ऐसे कंधे के साथ लगा लें, उसकी पीठ पर हल्के हल्के इसकी थपकी दें, ताकि उसके जो पेट में गैस वगैरह है वो पैदा ना हो। अगर है तो वो डकार की शक्ल से या नेचुरल वे से उसका इखराज हो जाए। इससे तकरीबन 60% गैस के मसाइल हल हो जाते हैं। और अगर बच्चे को फीड इस तरह दिया, जब बच्चा लेटा हुआ है उसको उसी तरह दे दिया, तो उसके कान में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका सर जो है ना 60 के एंगल पर होना चाहिए बच्चे का। फिर उसके बाद उसको अपने इस तरह कंधे के साथ लगा लें और उसको थपथपी करें, और कुछ 5-7 मिनट के बाद फिर बच्चे को बिशक लिटा दें। तो ये उसके है। अगर उसको कोई चेस्ट में है तो फिर उसके सांस का मसला होगा, उसकी जो नोज़ है वो पंखे की तरह होगी, या जो उसकी जो पसलियाँ हैं, ये चेस्ट है, वो उसके जो आप जब वो सांस लेगा तकलीफ़ भी होगी और वो तो इससे पता चल जाएगा कि इसके पेट में मसला नहीं है, इसकी चेस्ट में है। अगर कान में है तो लाशूरी तौर पर बच्चे का हाथ इधर जाएगा, वो बता तो नहीं सकता कि मेरे कान में मसला है, लेकिन उसकी मूवमेंट ये होगी कोई इस तरह, उसको कुछ न कुछ उसके इस तरफ वो इंडिकेट करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, पता चलेगा कि इसके कान में कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने जो स्टडी की है, ये मेरा एक तजर्बा अपना एक है कि बच्चों के हवाले से, कि पैदाइश से लेकर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ बच्चे की जो एज है, थर्ड मंथ है, फोर्थ मंथ है, ये बच्चे को गैस पैदा होती ही होती है जी। जितनी, चूँकि बच्चा हार्ड डाइट नहीं ले रहा, तो आ जाके दूध है, मदर फीड है, या फीडर वाला मुख्तलिफ जो दूध आजकल आते हैं वो है, उनसे गैस होती। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, थोड़ा सा वो हार्ड डाइट लेता है, तो उससे गैस के इश्यूज खुद ब खुद ही हल होते जाते हैं। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिक अंदाज दे देता हूँ। जो आपने बात की है, बेसिकली वो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बल्कि आप साथ में ये भी कर लें कि पेट दर्द में कोई, आपने भी माशाल्लाह 4 बच्चों की परवरिश होते देखी है, की तो नहीं होगी, माँ ही करती है। मैं तो अभी 59 साल के बच्चे को भी संभाल रहा हूँ। तो इनके अगर मसाइल हो जाएं तो कोई टोटके छोटके बताएं कि कैसे ये जी, बेहतर हो मैं सकते बिल्कुल टोटके बताता हूँ। वैसे टोटके ज़्यादातर खवातीन बताती हैं, मैं तो आपको साइंटिफिक बात हैं। करूँगा। वो इस एज में आके सेम ही हो जाता है बंदा। अच्छा जी, जो बात हो रही थी गैसेस की डेवलपमेंट, बेसिकली वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात आप कर रहे थे। दूध में जो लैक्टोज है उसका 80% बच्चे जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से वो फिर गैसेस और ये सिस्टम सही, बन जाता है। बिल्कुल तो सही। ये वो बात वो जो आप कर रहे थे। अब आते हैं टोटकों की तरफ। देखिए जी, करना ये है कि बच्चे के अगर पेट में दर्द है और कोई वजह, ज़ाहिर है बच्चा वजह नहीं बता रहा होगा, लेकिन वो कभी टांगे उठा रहा होगा, पेट के साथ मिला रहा होगा, कभी इधर करवट ले रहा होगा, कभी उधर करवट ले रहा होगा, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कान को खींच रहा होगा,
तो अगर कान को खींच रहा है तो ये बड़ी इंडिकेशन है कि जनाब बच्चे के कान में दर्द है, चूँकि ENT का इशू हो सकता है, मतलब थ्रोट, नोज़ और ईयर का इशू हो सकता है। लेकिन अगर पेट में दर्द है तो दौरा हो रहा होगा, कभी इस करवट कभी उस करवट। बहरहाल इसमें करना ये है कि नीम गर्म पानी आपने रुई में लेके उसके पेट का मसाज करना है नेवल के इर्द गिर्द, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है बाज़ का बच्चों को। कहवा दें आप, जैसे नेवल में कहते हैं जी ऑयल का एक कतरा डालना, उससे भी वो कुछ भी होता जी है? हमारी बिल्कुल देसी टोटकों में मौजूद हैं। तो वो वही चीज़ है, मसाज ही है बेसिकली। वो इसको थेरेपी आप कह लें या फिजियोथेरेपी आप इसको कह सकते हैं। तो मसाज जब कि वो हल्का हल्का मसाज करते हैं नीम गर्म पानी से, तो वो पेन रिलीवर होता है बेसिकली। तो वक्ती तौर पे ज़ाहिर है उसकी मैनेजमेंट है। फिर इसके बाद कहवा, सब चाय और इस किस्म की चीज़ें देनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को पुदीना और इस किस्म की चीज़ें, मतलब जो कि बॉयल करके पानी, सौंफ का पानी, जैसे सौंफ का मैडम ने पानी, कहा है। डकार उसको दिलाने की कोशिश, हाँ। ताकि अगर गैसों की डेवलपमेंट है तो वो उस फेज से बच्चा बाहर आए और अल्लाह ताला उसको शिफा दे। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन में मौजूद हैं, तो अलामात पे डिपेंड करता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, अलामात क्या आ रही हैं, दौरा हो रहा है, पेट को मरोड़ उठ रहे हैं, क्या कर रहा है। तो फिर हम उस हवाले से बच्चों के अलामात को देखते हुए होम्योपैथिक मैनेजमेंट करते हैं उसकी। जी, आपके पास आ जाते हैं। थोड़ा सा फेज़ हम पहला क्लियर हो गया, जी। अभी इस पे बात होगी कि पहले फेज़ की बिफोर 6 मंथ जी। तक की अद्वियात के बारे में अभी बात करते हैं। इस आपके सवाल के बाद आपका सवाल जो है वो पूछने जा रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को जब प्रोसेस शुरू होता है, ये टीचिंग पीरियड जी। कि दांत निकालने का ज़माना, उससे पहले जब शुरू हो जाता है कब ये दांत उस तरफ जा रहा है, इसके जो मसाइल हैं, जी। जी। वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है, इस पर रोशनी डालें। जी, दांत निकलने का जो पीरियड्स है ये एक बहुत पेनफुल और तकलीफ दे पीरियड्स होते हैं। यानी कि इसमें वालिदैन भी तंगी में आ जाते हैं और बच्चा भी बहुत बेचैनी और तकलीफ़ का इजहार करता है। इसमें ज़्यादातर सूरत हाल दस्त या डायरिया की आती हैं। तो इसकी वजूहात जो हैं वो ये होती हैं कि बच्चे का सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, नंबर 1 वजह। और उस सलाइवा के साथ साथ जर्म्स जो होते हैं वो भी बच्चे के मैदे तक चले जाते हैं। जी प्लीज़ ज़रा यही स्टॉप कर लें, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, जी। तो ब्रेक के बाद मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। तो नाजरीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है बच्चों की सेहत और होम्योपैथी के हवाले से सीनियर डॉक्टर्स का जो पैनल है वो अपने इंतहाई तजर्बात की रोशनी जो है वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फरजाना सबा हमें बता रही थी कि बच्चों का जो टीचिंग पीरियड है ये बड़ा डेंजरस, बड़ा ख़तरनाक, बड़ा मुश्किल होता है। गो के हम में से हर बंदे को, हर बच्चे को इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो आपने फरमाया कि इस स्टेज पे असहाल या दस, लेकिन मेरी जो थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दूं कि यही एज है जब बच्चा चिड़चिड़ा होता है, उसमें तब चेंज आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सीला, चिड़चिड़ा, गुस्से में, तन्हाई पसंद, बुखार और ये मोशन, दस्त, ये सारी चीज़ें, इन सब के सब को बयान करा है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की वजह से बच्चे में कुछ तो फीवर भी महसूस होता है। अक्सर बच्चों में चिड़चिड़ापन तो एक वाज़े हकीकत है बच्चों की टीचिंग पीरियड, बस वही हमने बतानी है लोगों को जो हकीकत है। लेकिन इनकी जो कॉजेज़ हैं, जो ये टीचिंग प्रोसेस में कॉजेज़ आती हैं, वो आपको बताना चाह रही हूँ। जी जी। जैसे ही तो एक सलाइवा का बनना है, हाँ। बच्चा ज़्यादा राल बहती है बच्चे के, वो जो राल या सलाइवा होता है वो उसके मैदे में जाता है, उसमें जर्म्स मिक्स होके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है या दस्त की सूरत हाल पैदा होती है, फीवर वगैरह हो जाता है। सही। और सेकंड ये कि उस बच्चे में एक आती है च्यूइंग हैबिट्स बच्चों में उस टाइम, यानी कि वो हर चीज़ को चबाना चाहते हैं, वो हर चीज़ मुंह में लेके जाते हैं, वहाँ से भी जर्म्स उनके पेट में जाते हैं, मैदे में जाते हैं। और नंबर 3, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, सही, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। तो वहाँ पर बच्चों के अंदर खाना सही तौर पे हज़म नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से बच्चों में ये सब कंडीशंस आ रही होती हैं। और ये कि वालिदैन इस परेशानी से घबराकर बच्चों की अक्सर डाइट चेंज करने की तरफ आते हैं। तो जो डाइट चेंज करते हैं वो भी बच्चों को सूटेबल अक्सर नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से ये बच्चे तकलीफ़ के उसमें आते हैं।
और एक होता है कि इत्तफाकी तौर पे कोई वायरस या वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया होता है जो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होता है, और वालिदैन समझते हैं कि ये जो है बच्चे के टीथिंग प्रोसेस में आ रहा है। सही। और इस दौरान भी जो भी कंडीशन है, अगर उनको दस्त है या कुछ है, तो उनको पानी की कमी किसी सूरत ना होने दें। सही। अगर ज़्यादा पानी की कमी हो रही है बच्चे को तो उसको फौरी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। सही। और बाकी ये कि चिड़चिड़ेपन के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है। जी जी बताएं ना, बताएं बच्चे हाल का में जो कौन सी दवाई चिड़चिड़ापन है, है उसमें हमारी लेकिन कैमोमिला पोटेंसी ना बताएं, सिर्फ जी, मेडिसिन बताएं। जी, हमारी कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। ये कैमोमिला किस फेज में देते हैं, क्या कंडीशन हो? जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो, बहुत हाँ। गुस्से वाला हो, बहुत अच्छा। जिद का इजहार कर रहा हाँ, हो, हाँ। रो भी बहुत ज्यादा रहा हो, तो उस सूरत में हम कैमोमिला बच्चे को देते बात हैं। क्या तो बच्चे ऐसे ही करते हैं कि कोई चीज़ उनको नज़र आ रही है या किसी जी। और बच्चे के पास है या उनकी माँ के पास है या उनके किसी जी। बहन भाई के पास है या वैसे कहीं पड़ी हुई है, वो जिद कर रहे हैं कि वो लेनी है। हाँ जी, ये जिद का भी उसमें जब आता है। उनको वो चीज़ लेके दी जाए तो कहते मैंने नहीं लेनी। हाँ जी। इसमें ये कौन सी, क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी दवाई? यहाँ पर कौन सी दवाई, कैमोमिला ही है मेरे ध्यान हाँ। में तो। वैसे बाज बड़े भी आजकल के हमारे 74 साल के सियासतदान वो वो भी है कि बिल्कुल। वो दे रही है, जी, वो भी तो बच्चों वाले ही फेंक हैं। देते हैं। बच्चों वाले ना। वो असल में ना ओल्ड एज में और बच्चों में कोई वो होती है ना सिम्टम्स क्यों सर, आप माइंड की, इत्तेफाक वो सब करते हैं? एक जैसी हो जाती हैं। पहले उन्होंने पूछ लिया ना कहीं, आप अच्छा, अगर असहाल है जी। तो फिर कौन सी दवाई? फिर उसमें अगर मोशन है तो उसमें बच्चों को पोरोफाइलम दे दें, आप कैलकेरिया फॉस दे दें, अगर साथ में आपको टीथिंग प्रोसेस नज़र आ रहा है फाइव बच्चों फॉस को। दे हाँ सकते जी, हैं, हाँ फाइव जी, फॉस दे सकते हाँ हैं। जी। और और अगर फीवर है तो उसमें फेरमफॉस वगैरह दें, एकोनाइड दें। अगर उस बच्चे की आंखें भी साथ में रेड हो रही हैं, लाल हो रही हैं, तो उसमें बेलाडोना दें। सर फिर आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपका तजर्बा है, उम्र सबसे हमसे ज़्यादा है, माशाल्लाह सीनियर है, तो कोई ऐसे फल बताएं जो दांत निकलने के ज़माने में टीचिंग पीरियड में आसान रहे। उससे पहले टीचिंग पीरियड से पहले जो फेज़ है वो भी आपकी रहनुमाई लेते हैं कि 1 दिन से लेके 6 माह तक बच्चे को मसाइल हों तो कौन कौन सी होम्योपैथी की अद्वियात हमारे लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? इसमें 2 मेडिसिन ऐसी हैं कि आंखें बंद करके अगर आपको समझ नहीं आ रही, कैमोमिला और बेलाडोना, चाहे यानी कि बुखार, हर घर में ये होनी चाहिए। हाँ, चाहे बच्चे को बुखार है, पेट दर्द है, कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ज़रा उसकी प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं उसके रोने से, तो ये दोनों हो सकती हैं। लेकिन इस पीरियड में एक बच्चों को एक ये प्रॉब्लम आता है कि फीड लेने के बाद वो उसकी वॉमिटिंग कर देते हैं। उस सूरत में एथ्यूज़ा उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ये जो 6 माह तक, बाद में भी वॉमिटिंग हो सकती है किसी भी एज में, नहीं, लेकिन ये आमतौर पर वॉमिटिंग बच्चे- स्पेशल है कि दूध फेंकना, दूध फेंकना। जो कि अंदर जाके फुटियां बन के बाहर आ जाता है। रिफ्लेक्स। हाँ, और बाज़ का ये होता है अगर उसके सब फटा हुआ या फुटकी बन कर आते हैं तो फिर एथ्यूज़ा है। अगर वो एज इट इज़ ही वापस आ जाता है तो फिर फेरमेट, लेकिन ये चांसेस होते कम हैं बच्चों में, लेकिन बाज़ का ये भी होता है, उसके लिए फिर आप फेरमेट दें बच्चे को। यानी कि आपने सिर्फ 3 अद्वियात बताई हैं, बेलाडोना, 4 बता कैमोमिला, एथ्यूज़ा, एथूजा एंड फेरोमेट, फेरोमेट। 4। यानी कि आप देखें कि इतनी बीमारियां बच्चों की हैं और होम्योपैथी में 4 अद्वियात हैं। अगर लोग अपने बच्चों को लेके होम्योपैथी डॉक्टर के पास आएँ तो बग़ैर टीकों के, बग़ैर आईवी लाइन के, बग़ैर बच्चों को अज़ियत दिए, ये छोटी छोटी ड्रॉप के साथ बच्चा माशाल्लाह ठीक हो सकता है। होम्योपैथी बच्चों की बीमारियों में बहुत हेल्पफुल है। सर एपिकॉक के बारे में भी बताएं ज़रा। जी, एपिकॉक तो अगर बच्चे को खांसी है तो फिर उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर खांसी नहीं है तो फिर बच्चे को एपिकॉक देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बल्कि माओं को एक मैसेज भी दे दें कि अपने बच्चों को, शीरखार छोटे बच्चों को कोशिश करें कि माँ के दूध के अलावा कुछ न दें। देखिए जी, ये वो ज़रा स्पेशल कैमरे में देख के जी मैसेज जी ऐसे ही है कि उससे पहले ये होना चाहिए कि डिलीवरी से कबल भी फिर माँ की डाइट का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अक्सर कंप्लेंट ये आती है, सुनने में यही आया है कि फीड होता नहीं है, बच्चों को मिलता नहीं है। लेकिन
हमारे यहाँ अलविया ये है कि हम आधे घंटे के बाद ही फैसला कर देते हैं जी कि वो लैक्टोजन 1 मंगवा कर इनको दे दें। उसमें थोड़ा सा वेट करें, बच्चे को कोशिश करें कि वो फीड ले। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें भी वो मिल्क आना शुरू हो जाता है। इसके साथ उसकी डाइट का ख्याल रखा जाए। स्पेशली इस फेज़ में जो गंदम का दलिया है और दूध, ये दोनों अच्छे तरीके से वो उसको इस्तेमाल करवाया जाए तो उसमें जो है ना फीड उनका बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर ये कैफियत हो तो पहले दिन या 24 घंटे के बाद वो समझते अगर दूध नहीं आ रहा तो किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें। तो होम्योपैथी में इसका बेस्ट इलाज है, उससे वो दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा बहुत से प्रॉब्लम से माँ बाप भी बच जाते हैं और बच्चा भी बच जाता है और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है कि वो आर्टिफिशियल केमिकल्स पर उसकी बुनियाद इस्तेवार नहीं होती। आप इसमें कुछ इजाफा करें अपने। जी मैं इसमें इजाफा ये करता हूँ कि जी कुरान में है कि जी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं पूरे 2 साल, सबसे बेस्ट तो यही है। उसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल डॉक्टर साहब के मेडिसिन में मैं ऐड कर देता हूँ, कालोसेंथ को जेहन में रखें, डायस्कोडिया को जेहन में रखें और इसके अलावा लाइकोपोडियम भी जेहन में रखें अगर गैस्ट्रिक इश्यूज मौजूद हैं तो। अच्छा, उसके बाद फलों की बात हुई थी, शायद वो आपने सवाल किया था। फलों में आजकल वाटरमेलन का सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। पानी का बेस है, अगर बच्चे को साल लगे में तो वो कवर करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका अच्छा है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बनाना फाइबर्स भी देगा, एनर्जी भी देगा, कैल्शियम बेस है। जो दूध ने काम करना है वो बनाना भी कर पाएगा। इसी तरह एप्पल आयरन, सेहत अच्छी करेगा। मेरी तरह माशाल्लाह हशाश पुशाश नजर आएगा आपको बच्चा। उसके बाद नाशपाती जिसको हम पीर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वो 4 फल ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जो दूध में चीज़ें मतलब मौजूद हैं उसका नेमुल बदल हो सकता है। नेमुल बदल तो खैर नहीं है लेकिन किसी हद तक बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें और ये मेडिसिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। हाँ, बच्चा चिड़चिड़ा है, साथ में कॉन्स्टिपेशन और मैदे के इश्यूज चल रहे हैं तो नक्स वामिका को भी हमें जहन में रखना है। चिड़चिड़ा, एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कैमोमीला है वो बेहतरीन मेडिसिन है कि बच्चा कोई चीज़ मांगे और अगर उसको मिल जाए तो उसको फेंक दे। बड़े भी ऐसे करते हैं 74 साल के, तो उसके कैमोमीला दोनों की मेडिसिन बन सकती है। असरात नजर आ जाते हैं बड़ों में। लेकिन वैसे ही चिड़चिड़ा हो, हर वक्त गुस्से में बैठा हो तो फिर नक्स को आपने जहन में रखना है। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा गाइड किया है। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करता हूँ कि कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, खुराक हैं कि जो माँ यूज़ करे तो बच्चे बीमारियों से, पेट दर्द से बच सकते हैं? आपका आखिरी सवाल है या उनका आखिरी सवाल? आज का आखिरी सवाल है। जी, माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे के पेट का दर्द जो है वो किस वजह से हो रहा है। माँ की खुराक पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ख़ासकर वो बच्चे जो सिर्फ माँ की फीड ले रहे हैं, तो माँ को चाहिए कि अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आए। अगर तो वो समझती है कि मेरी डाइट की वजह से जैसे डॉक्टर साहब ने गाइड किया था कि बिफोर डिलीवरी से ही माँ को एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। एक जो खजूर है हमारी, जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, वो माँ ज़रूर ले। और एक जौ का दलिया, उसमें ड्राई नट्स वगैरह काट के लें, क्योंकि वो आप बच्चे को तो डायरेक्ट नहीं खिला सकते लेकिन माँ तो खा सकती है। नट्स और ड्राई नट्स और होते हैं जी, कुछ भी समझ लें आप। अच्छा। तो ये उसमें काट के दें, किशमिश वगैरह ऐड कर लें उसमें, तो वो बहुत अच्छा है कि माँ वो ले, एक बॉल ले भर के खाए और अपने बच्चे को फीड कराए। तो इंशाल्लाह वही जो है ना, जो अज्जा माँ ने खाए हैं वो उसके दूध में भी आएंगे तो बच्चे को। ज़रूरी है कि वो डायबिटिक ना हो वालिदा जो? नहीं, वैसे इतने जो यंग होते हैं उनमें तो डायबिटिक होना काफ़ी कम है हमारे पाकिस्तान में। नॉट नेसेसरीली डायबिटीज तो किसी एज में किसी को भी हो सकता है जी। लेकिन अगर डायबिटिक भी हैं तो उसमें शुगर ना डालें आप, बाकी तो कुदरती चीज़ें हैं सारी। किशमिश और खजूर के मतलब बात कर रहा हूँ। तो चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है इसमें, तो डायबिटीज के पेशेंट को थोड़ा सा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो 4 की जाए 5 की बजाय 2 खा ले। हाँ जी, उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। आप एक खजूर ले लें, मैं यही रोकता हूँ, आपकी रहनुमाई लेते हैं कि 1-2 डायबिटिक लोगों के लिए 1-2 खजूर नुकसानदेह है या नहीं। ये डिपेंड करता है कि उनके शुगर लेवल कहाँ तक जाता है। अगर वो 20-30 तक इंक्रीज़ होता है तो फिर तो वो ले लें,
अगर उनके जो पेनक्रियाज और बाकी जो उसका जो हमने मेटाबॉलिक शुगर किसी को 350 है फिर फास्टिंग में, तो वो फिर वो तो एक पिनल है वो ना, देखे भी ना जी ये तो उसको, एक लेने मिनट तो बड़ी है। दूर की जी। बात है। देखे भी ना, उसके बजाय वो बादाम खा लें, कद्दू के बीज पीनट इस्तेमाल खा कर ले, लें। हाँ, हाँ जी। जरूरी नहीं कि खजूर। पीनट खा ले, मूंगफली खा हाँ। ले। और माँ को चाहिए कि अपनी जो जैसे बादी चीज़ें हैं, जैसे कि जंक फूड हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करें। और माँ को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए कि अभी आप इतना कुछ बता रही हैं तो ये सेहत का ही ख्याल है। हाँ जी। सेहत के ख्याल में ये भी आता है ना कि माएँ अक्सर ना ठंडे पानी में भी काम कर रही होती हैं, वो भी बच्चे के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होता है। अच्छा, वो ना करें। जैसे ठंडा मौसम है तो ठंडे मौसम में माएँ ठंडे पानी में काफ़ी देर काम करके या वॉशिंग मशीन वगैरह लगा कर आई हैं, तो वो बच्चे को मदर फीड जैसी देती हैं, वो बच्चे के ऊपर थोड़ा सा फेफड़ों पे असरअंदाज होता है। तो दवाएं माओं को कौन सी लेनी चाहिए? हिफ्ज़े मुक़द्दम, हिफ्ज़ मुक़द्दम माओं को चाहिए कि वो होम्यो मेडिसिन हैं हमारी काफ़ी अच्छी, जैसे बेलाडोना वगैरह ले लें, और ताकत के तौर पे अल्फ़ा भी हैं, वो भी ले सकती हैं कि वो उनकी सेहत सही रहेगी तो बच्चों की सेहत भी सही रहेगी। यानी कि अल्फ़ा क्यों यूज़ करें? हाँ जी, हाँ। ठीक है। फल कौन से खाएं? फल भी जो मौसमी फल हैं, मौसमी जैसे सब्जियां डॉक्टर हैं, साहब ने बताया, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स तो वैसी बहुत अच्छी हैं, मौसमी जो आ रही होती हैं। तो ये माओं को ये पैगाम दें जंक फूड के हवाले से, बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, उसका क्या स्टेटस है? उसका ये स्टेटस है कि जरा कैमरे में, ये मास्टर कैमरे में ज़रा बताएं लोग। उसका ये स्टेटस है कि माएँ जो हैं अगर वो जंक फूड लेंगी तो उसमें एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए होते हैं उन्होंने, वो आपके बच्चे की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असर डालते हैं, और उनको जो राइजिंग करने के लिए, फुलाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, वो भी आपके बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए नुकसानदेह है शदीद तरीन। तो एक तो मदर फीड का आप अपने जहन में रखें कि बच्चे को मदर फीड ही देनी चाहिए 2 साल तक, और उसके बाद माँ को चाहिए कि अपनी खुराक का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। वो इस तरह अवॉइड करें जैसे एक परहेज़ बता दिया जाता है डॉक्टर ने कि आपने ये जंक फूड या मसालेदार अशिया से परहेज़ करना है, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जहर का काम करती हैं। जी सर, आखिरी सवाल अब आपसे भी, 2 मिनट। दांत टीचिंग पीरियड, दांत निकलने के ज़माने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम, गम्स की प्रॉब्लम, तो इनमें होम्योपैथी कहाँ तक कारगर है? जी होम्योपैथी तो अब तो आम लोग जिसको नाम का पता है ना, तो जब बच्चे दांत, उसकी एज होती है 6 से ये ज़रा पानी 10 से माह की उम्र तक, हाँ हाँ, तो हर कोई कहते हैं जी इसको बायोप्लास्टिक नंबर 21 दें जी। ये आम लोग, अब गांव तक ये बात फैल गई है, इसकी इतना फ़ायदा है कि ये सीना बसीना एक दूसरे को लोग बताते हैं जी कि ये आप इस्तेमाल हर घर में है तक एलोपैथिक वाले घरों में वो भी है, सब इस्तेमाल करवाते एक हैं, एलोपैथी वाले भी करवाते हैं और करवाना चाहिए। देखें मसला है कि आपने बनीनो इंसान की तकलीफ को दूर करना है। सेहत बिल्कुल, ये मुकाबले नहीं ये कि एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, किससे फ़ायदा, जिससे फ़ायदा होता है उसको उससे फ़ायदा लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे दांत देर से निकालते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होती है, उनको आप कैलकेरिया फास्ट दें, कास्टिकम का इस्तेमाल करवाएं, तो वो बच्चे दांत ज़रा जल्दी निकाल लेते हैं। और इस बात का ये भी होता है कि बच्चे देर से चलते हैं, ये भी इसी में आ जाता है। यहाँ पर भी आप इनको कैलकेरिया फास्ट और कास्टिकम का इस्तेमाल करवाएं, ब्रेटाकार्ब का इस्तेमाल करवाएं, तो वो चलना भी जल्दी शुरू कर देते हैं, जो एक नेचुरल टाइम होता है। ये नहीं है कि वो 1 साल के बाद चलना शुरू कर देगा, लेकिन जब एक नेचुरल टाइम होता है तो वो एक स्लो प्रोसेस नहीं होता, वो एक नॉर्मल प्रोसेस उसमें आ जाता है। सही। तो ये इस तरह के मसले मसाइल हैं। नहीं, थोड़ा सा एक सवाल करें ना, फिर गिला होता है जी कि आप कुछ बोलना शुरू नहीं, 2 मिनट हुए ना, अभी मैंने 2 मिनट दिए थे आप। अच्छा। आप पहले ही चुप कर गए। कुछ बच्चे देर से चलते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, उसमें मैंने कहा कि कास्टिकम और ब्रेटाकार्ब और कालीफास ये बेस्ट मेडिसिन हैं। 1-2 माह के बाद बिल्कुल बच्चा 1.5 मिनट आपके पास है, 1.5 मिनट में आप इसको कंक्लूड कर दें कि पैदाइश से बच्चे को कौन कौन सी दवाइयाँ घरों में होनी चाहिए? जी बिल्कुल जी, पैदाइश से बच्चों 1 सिम्टम, अलामात बताएं, दवा पूछे। 1 सिम्टम 1 मेडिसिन के हिसाब से 5-7 मेडिसिन। क्या हमें मिला चिड़चिड़ापन है, गुस्से का इजहार है, सिर्फ चिड़चिड़ापन और गुस्सा है,
तो फिर नक्सवामी का है, असहाल है तो पोडोफाइलियम है, उसके अलावा कलकेरिया काब उसमें देखी जा सकती है, कैल्शियम की कमी है तो कलकेरिया काब को भी कंसीडर किया जा सकता है, और बेलाडोना मसूड़ों के हवाले से, हैपरसेल भी इवन सलाइवा के केसेस में, तो ये लीडिंग मेडिसिन मर्कसॉल है, मर्कसॉल भी जिस तरह इन्होंने बताया कि वो जो मसाइल होते हैं ग्लैंड्स सलाइवा का ज़्यादा एक्टिव हुए होता है और ज़्यादा एक्सेसिव अगर सलाइवा बना तो मर्कसॉल भी होना चाहिए जी। मेंटेन हुआ नहीं, आगे चलते हैं। इसमें फीड के ज़माने में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली जो फीडर लेने वाले थे उनको एलोमिना और ब्रायोनिया, एथूजा भी इसमें ऐड करने से जी, वो तो हो गई। जी, तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बच्चों शीरखार बच्चों की बीमारियां और होम्योपैथी। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी शीरखार बच्चों के तमाम इमराज में हमारे साथ है, फ़ायदेमंद है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, अगर आपका छोटा बच्चा है और वो किन मसाइल का शिकार है, तो आप किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथी के डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले जाएं। इंशाअल्लाह बग़ैर अज़ियत के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर परेशानी के आपके बच्चे के तमाम मसाइल होम्योपैथी में मौजूद हैं। हमारे साथ रब्ते के लिए हमारा नंबर हस्बे रूटीन 03334229 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। हम आपकी राय का एहतराम करेंगे और आपकी तजावीज़ पे अमल करेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।